यह है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं, रंध्र को समझते हैं और इस रंध्र का इस पत्ती के साथ संबंध क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे कि रंध्र क्या होता है, फिर देखेंगे कि जाइलम फ्लोएम क्या है, जाइलम फ्लोएम का इस पत्ती के साथ संबंध क्या है, जैसे कि रंध्र का इस पत्ती के साथ संबंध क्या है। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि ये खुले और बंद ये दो प्रकार के रंध्र कौन से हैं और ये क्यों जरूरी है, ये रंध्र का पत्ती में होना क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा है कि पत्ती की सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। इस पत्ती की सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं, सवाल ये उठता है कि पत्ती की ऊपरी सतह पर होते हैं या पत्ती की निचली सतह पर होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये पत्ती की दोनों सतह पर होते हैं, ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी पाए जाते हैं। पेड़ पे पत्ती ऐसे लगी होती है, इसकी ये ऊपरी सतह है और ये इसके नीचे की सतह है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सारी पत्तियों में ऐसा होता है, तो इसका जवाब भी ये है कि जो पत्ती पानी के ऊपर तैरती रहती है, जैसे कि कमल का पत्ता है ना, वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो उसमें जो छिद्र होते हैं वो ऊपर ज्यादा होते हैं जबकि नीचे ना के बराबर होते हैं। जबकि इन जो पत्तियों में, जैसे कि ये गुड़हल की पत्ती यहाँ पर देख रहे हैं या और बहुत सारी पत्तियां हैं, इनमें ये नीचे छिद्र ज्यादा होते हैं और ऊपर छिद्र कम होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये छिद्रों का काम क्या है, इन छिद्रों से ही आवागमन होगा, मतलब ये रास्ता प्रोवाइड करते हैं, एक प्रकार का गेट समझ लीजिए। इनसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाएगी और ऑक्सीजन गैस बाहर आएगी, जैसा कि आपने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था पिछले वीडियो में। आपने अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन, इसका मतलब पोषण पढ़ा था और पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, ये सब पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि रंध्र को दो वृक्क के आकार की, अब ये वृक्क क्या होता है, अगर आपको ये वृक्क वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लिख सकते हैं सेम के बीज के आकार की, है ना। या देखिए ध्यान से, वृक्क, वृक्क होता क्या है, ये देखिए जैसे ये बना दिया, तो ये क्या है, वृक्क, है ना। तो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे होती हैं, क्या कह रहे हैं, रंध्र को। अब ये बीच में आप ग्रीन कलर का जो छेद देख रहे हैं, ये है हमारा क्या, रंध्र, इसका मतलब ये रंध्र है। अब ये ब्लैक कलर की जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है, ये है कोशिका भित्ति, इसका मतलब ये मोटी होती है, अंदर वाली मोटी होती है, बाहर वाली पतली होती है, ठीक जैसे आप उसमें देख रहे हैं। अभी उसको भी समझेंगे। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर से लाइन बना के लिख दिया है द्वार कोशिकाएं, तो ऐसा ही डायग्राम आप बना लेंगे, बहुत सिंपल है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। आदान प्रदान का सेंस क्या हुआ, आदान प्रदान का मतलब आवागमन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पत्ती के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन गैस बाहर आएगी, इसका मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाएगी तो इनका मुंह खुल जाएगा, ये छेद खुल जाएगा जो ग्रीन भाग आपको दिख रहा है, और जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो ये अपना मुंह बंद कर लेती हैं, जिसे कहते हैं बंद रंध्र, मतलब कि अब छिद्र बंद हो चुका है, और खुला रंध्र का मतलब इनका फाटक खुल चुका है। समझ गए बात को। फिर आगे देखिए क्या है लिखा है, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं, जो आपको ये हरे रंग के बिंदु दिख रहे हैं ये होते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जबकि हिंदी में कहते हैं हरित लवक। अब हरित लवक क्या है, हरित लवक जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ही क्लोरोफिल भरा होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्लोरोफिल, जैसे खाना बनाते समय हम लोग हल्दी डालते हैं, वैसे ही इसमें ये क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, पत्ती को हरा बनाए रखता है। अगर पत्ती हरी है तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है। आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियां पीली हो जाती हैं तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं है। समझ गए बात को। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, जिन्हें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, इनमें ही क्लोरोफिल होता है, मतलब
ये जो आपको छोटे छोटे ये ग्रीन कलर के बिंदु दिख रहे हैं, इनके अंदर ही क्या होता है, इनके अंदर ही हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब सवाल ये उठता है कि ये सब फिर क्या है, ये सब फिर क्या है, पहले इसको समझेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट और भी हम समझेंगे जो आपको इस टॉपिक के नीचे लिखना है। देखिए ध्यान से सुनिए। अब आप यहां पर ये पत्ती देख रहे हैं, तो ये देखिए पत्ती हो गई, जैसे कि यहां पर ये एक पत्ती आप देख रहे हैं। अगर इसको बीच से काट दिया जाए तो ये कुछ इस प्रकार का हिस्सा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसको, ये जो हिस्सा ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट। क्यों? क्योंकि ये इसको काट दिया गया है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पर छोड़ दीजिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए ना। ये देखिए ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अगर आप इसको काट देंगे तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा मैंने ब्लैक कलर यहां से बना रखा है, ठीक। और इस जो ये ब्लैक कलर की ये ऊपर लाइन और नीचे वाली लाइन, तो ये ब्लैक कलर की जो पहली वाली लाइन दिख रही है वो ये लाइन है, जो ये नीचे वाली दिख रही है वो ये वाली लाइन है। समझ गए बात को? इसका मतलब ये ऊपर नीचे दो लाइन हो गई, ठीक। तो ये मैंने बना दी। इसके बीच का हिस्सा सूक्ष्मदर्शी से जब आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी पत्ती, अगर इसको ऐसे हम काट दे, बीच से अलग कर दें, उसके बाद इसका जो हिस्सा निकलेगा, समझ लीजिए आप, इसके बाद जो इसका हिस्सा निकलेगा, अभी देखिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये जो हिस्सा आपको ये आगे का दिख रहा है, जो कि आप इसको ऐसे अच्छे से देख भी नहीं सकते, इसको जूम करके अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इनके नाम देख लेते हैं एक बार। देखिए अब इनके नाम लिखते हैं, है ना। जो ये वाला आपको ब्लैक कलर का ये हिस्सा दिख रहा है, ये है हमारी ऊपरी त्वचा। ये त्वचा लिख दीजिए या ऊपरी सतह लिख दीजिए, ठीक है, ऊपरी सतह। इसको हम लिखेंगे निचली सतह, ठीक है। ये हमारा निचला हो गया हिस्सा, तो ये हो गई हमारी निचली सतह। ये सब मैंने सोचा आपके सामने लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद ये जो आपका ये रेड कलर वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं मोमी क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? मोमी क्यूटिकल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ब्लैक ये आपको दिख रहा है, ये जो मैंने यहां ग्रीन कलर से बना रखा था, ठीक, ये वाला हिस्सा, ये वाले ये बना दिए हमने। तो ये क्या है? द्वार कोशिकाएं। तो इनको भी हम लोग क्या कहेंगे? द्वार कोशिकाएं। तो ये हमारी क्या हो गई? द्वार कोशिकाएं। तो इसको मैंने यहां लिखा द्वार कोशिकाएं। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद देखिए क्या है, ऊपरी सतह, निचली सतह, मोमी क्यूटिकल, द्वार कोशिकाएं। अब देखिए ये जो यहां पर ये दिख रहे हैं, ये क्या है हमारे, हम उधर आपको बता ही चुके हैं क्या है, हरित लवक, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट। ये जो खाली स्थान इसके बीच में आपको दिख रहा है, जो ये वाला खाली स्थान आपको दिख रहा है, इन्हें कहेंगे वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या है? हरित लवक। हरित लवक जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये ऊपर से पूरी तरीके से लगभग लॉक है, जबकि नीचे से मैंने खोल रखा है, क्योंकि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इसी से अंदर जाएगी और ऑक्सीजन गैस इसी से बाहर आएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये खुलता और बंद क्यों होता है, ये बात समझिए। देखिए आपने देखा होगा पत्ती के ऊपर थोड़ा सा कभी कभी ठंड के दिनों में पानी की जो है बूंदें होती हैं, तो ओस भी होती है, या ऐसे भी पत्ती नम बनी रहती है। तो इसमें होता यह है कि इन रंध्रों के कारण जो छेद बने होते हैं, पत्ती के अंदर का जो पानी होता है, उसका जो पानी होगा, जो नमी होगी, वो इन छेदों से बाहर आ जाता है। इसलिए क्या करती है ये पत्ती, बहुत चालाक है। ये करती क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी होती है तो ये अपना फाटक खोल देती है। इसका मतलब रंध्र खुल जाता है। जब इसको जरूरत नहीं होती है, किसकी जरूरत नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, तो फिर ये अपना फाटक बंद कर लेती है। इसका मतलब उसे हम लोग बंद वाला रंध्र कहेंगे। समझ गए बात को? फिर मैंने बताया अंदर की ये वाली सतह मोटी होती है और ये वाली सतह जो बाहर की है ये थोड़ी सी पतली होती है। कह सकते हैं कि अंदर की कोशिका भित्ति मोटी होती है और बाहर की जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? पतली होती है। समझ गए इतनी बात को? अभी देखिए ध्यान से, ये पत्ती समझ गए, ये मैंने पूरा आपको ये सब सारी चीजें बता दी। एग्जाम में आप इतना बनाकर आएंगे तो भी बेहतर है, पर इसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल प्रकाश संश्लेषण, मतलब कि जो
क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि क्या बताया था मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, इन चारों से बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बात यह है कि क्या यह प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों से होता है, नहीं, ये तनों में भी होता है। इसका मतलब ये रंध्र जो होते हैं वो तनों में भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई, जड़ों में पाए जाते हैं। अब ये जड़ में पाए जाते हैं, इसका मतलब जो तनों का, देखिए पेपर में क्वेश्चन आएगा कि तनों का संबंध, रंध्र का संबंध किससे होता है, पत्ती से। अब ये जो छिद्र होते हैं ये नीचे कहां होते हैं, जड़ों में भी, क्योंकि जड़ों से भी पानी कहां आना है, ऊपर को आना है, पर उसका नाम कुछ और दिया जाएगा, रंध्र नहीं कहा जाएगा जो जड़ों में होंगे। समझ गए बात को। तो इस तरीके से मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस एनिमेशन को आप यहां पर देखिए। एनिमेशन में आप क्या देख रहे हैं कि लगातार कैसे ये रंध्र खुल रहा है और बंद हो रहा है। जब ये रंध्र खुलता है तो पत्ती अंदर से फूल जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनके अंदर चली जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, द्वार कोशिकाओं में जब अंदर जाती है हवा तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बन जाता है, बंद हो जाता है। समझ लेते हैं कि जाइलम फ्लोएम क्या है। आपको जो ये यहां पर हिस्सा दिख रहा है, ये गोल गोल, ये जो गोल गोल हिस्सा दिख रहा है, इसमें कुछ क्या होते हैं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे हम बड़ा बनाते हैं। इसमें कुछ छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तो जो हम ब्लैक कलर के यहां पर बना रहे हैं तो मान लीजिए कि वो क्या है, जाइलम के छिद्र है। जबकि जो रेड कलर का बना रहे हैं ये क्या है, फ्लोएम है। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने जो रेड कलर से बनाया है ये क्या बनाया है, फ्लोएम, और जो ब्लैक कलर से बनाया है हमने वो क्या है, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम, ये दो चीजें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बात यह है कि आप इस पत्ती को यहां पर जब ध्यान से देखेंगे, इस पत्ती को ध्यान से देखेंगे तो इस पत्ती में कुछ, ये बीच में एक, पहली बात तो बीच में एक लाइन होती है, ठीक है, ये जो सिरा आप देख रहे हैं इसको सिरा बोलते हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी शाखाएं अलग से टूट जाती हैं। जो बीच में सिरा है, जब ये पत्ती से जुड़ा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये पत्ती से जुड़ा होता है तो इस बीच के सिरे में जो जल का संवहन होता है, जल का संवहन, ये लिख लीजिएगा रेड लाइन के ऊपर कॉपी पे, जल का संवहन होता है वो कौन करता है, वो हमारा जाइलम करता है। जाइलम को आपने डीप में 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। ये जटिल ऊतक होते हैं। इसी प्रकार से बस 10th क्लास में इतना जानना है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है कि जाइलम फ्लोएम क्या है ना, तो उसमें आपको टिक करना होता है। बताएंगे कैसे, अभी ध्यान से सुनिएगा। तो जो बीच का हिस्सा होता है इसमें क्या होता है, जाइलम होता है, और जाइलम करता क्या, जल का संवहन। तो जाइलम का जा और जा से जल, याद कर लीजिए, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है जल का संवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। अब इस पत्ती को खनिज लवण भी तो चाहिए, तभी तो ये पत्ती अपना पोषण कर पाएगी। तो इसका मतलब वो फिर हमें कहां से मिलेगा, वो हमें देगा फ्लोएम। ये जो छोटी छोटी शाखाएं आप यहां पर देख रहे हैं, ये जाइलम इन जो बीच में सिरा है इसमें लेकर आता है क्या, जल और खनिज लवण दोनों। ये 9th क्लास की ऑफिशियल एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि जाइलम जो होता है बीच में, जो ये आप देख रहे हैं लाइन, यहां पे ये जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण को लेकर आता है, मतलब मिनरल्स और साल्ट को लेकर आता है, और उसके बाद वाटर को लेकर आता है। ये जो फ्लोएम होता है ये शाखाओं में बांट देता है किसको, ये जो हमारा खनिज लवण होता है उसको। बाकी ये जाइलम जल का संवहन करता है, और पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जल का संवहन करता है तो जाइलम, खनिज लवण का संवहन करता है तो फ्लोएम। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि इनके भी पार्ट्स होते हैं, पर वो अभी आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है। समझ में आ गई बात। तो जाइलम फ्लोएम भी मैंने आपको बता दिया कि ये जटिल ऊतक है, और ये जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो होता है वो खनिज लवण का जो है संवहन करता है। एक बच्चे ने हमसे बोला था कि सर आप जो है नेक्स्ट क्लास में प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को एक बार समझा दीजिएगा। तो हम उसको दोबारा बता देते हैं ताकि आपने अगर अभी तक अच्छे से नहीं समझा था तो समझ लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश। किसे, पेड़ पौधों को। और उसमें क्लोरोफिल पहले से होता है।
क्लोरोफिल होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, मतलब कि CO2 लेता है, और जल भी होता है, ठीक। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये वाटर, दो चीजें ले लिया इसने, और ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है और वाटर भी बनता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे बैलेंस कैसे किया जाए। कार्बन इधर 1 है, उधर कार्बन कितने हैं हमारे 6, तो हमें बैलेंस करने के लिए इधर 6 लगाना पड़ेगा। अब 6 कार्बन तो हो गए, हाइड्रोजन उधर कितने हैं 12, और वो कितने हो गए 14। अब यहां पर ही हाइड्रोजन है, 14 लगाने के लिए हमको इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इधर भी H2O उधर भी H2O, तो करेंगे क्या, हम इधर लगा देंगे कितने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 12 लगा देंगे, जिसकी वजह से ये 24 हो जाएंगे। तो 12 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अभी हमें इधर भी 12 यहाँ पर और करने पड़ेंगे, 12 और 12 24 हो जाए, इसलिए यहाँ पर 6 लगा दिया गया। अब ध्यान से देखें, 6 कार्बन, हाइड्रोजन भी 24 बराबर हो गए। देखिए हमने कार्बन को बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस हो गया, ठीक। और उसके बाद ये कितने हैं 6 थे दोनों तरफ। हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, इधर दोनों तरफ 24 है। अब ऑक्सीजन बचता है, बहुत आसान है। देखिए 6 दूनी 12 और 12 कितने हो गए 24। इसका मतलब उधर भी कितने होने चाहिए, 24 ही होने चाहिए। तो यहां पर देखिए 6 और ये 6, 12 हो चुके हैं। इसका मतलब अभी 12 और चाहिए, तो हमें यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। इसे ग्लूकोज कहते हैं, इसे ऑक्सीजन कहते हैं, इसे पानी वाटर कहते हैं, इसे हम लोग वाटर कहेंगे, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर लेता है, सूर्य का प्रकाश भी लेता है, क्लोरोफिल की उसमें होता है। इन चारों को लेने के बाद वो क्या बनाता है, अपना भोजन मतलब ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में बन जाती है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अभी इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे ये आपको बता दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमीबा की। अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है, इसकी बात अगली क्लास में हम लोग करेंगे। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए जितनी भी जरूरत होगी, अगर आपको लगता है कि मैं बड़े वीडियो बनाऊं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जहां भी जरूरत होगी हम 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटे का भी हम वीडियो बना सकते हैं, पर बहुत बड़ा वीडियो अगर हम बना देंगे तो इतना एक टॉपिक का एक वीडियो रहने दीजिए, टाइम कितना भी लगता है ये मेरे ऊपर आप रहने दीजिए, है ना। तो चलिए अभी इस क्लास को समाप्त करते हैं। अमीबा में पोषण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मानव में पोषण। वो वीडियो आपको बड़ा मिलेगा, फिर बैठिएगा देखिएगा आराम से उसको, है ना, क्योंकि उसमें ही सब कुछ एक वीडियो में हम समाप्त कर देंगे। चलिए समाप्त। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।